रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक आपने क्या सीखा हुआ है कि दो वेक्टर जो थे, एक वेक्टर आपके पास ए था और दूसरा वेक्टर बी था, तो आपने क्या किया कि एक वेक्टर ए ऊपर वेक्टर बी को रखा और आपने क्या किया कि ये बोला आपने कि ये रिजल्टेंट है। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को जोड़ा और आपने बोला कि आपको रिजल्टेंट मिल गया विच इज आर। पैरेललोग्राम का बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि यदि ये ए है और ये बी है तो इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जैसा कि हम लोग एंगल निकालने के लिए करते थे। और हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या वैसे है कि पैरेललोग्राम मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ए के सामने एक पैरेलल वेक्टर वेक्टर ए को रख दिया और वेक्टर बी के सामने एक वेक्टर बी को रख दिया। ये आपका बन गया बच्चों एक पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। और अब की बार हम क्या करेंगे, हम इसका जो डायगोनल होगा वो देखेंगे। तो आप जरा अपनी ट्रायंगुलर रूल ऑफ स्थिति को याद करिए। ट्रायंगुलर रूल में क्या होता था, ए के ऊपर बी को रखा और फिर हमने क्या किया था कि इस दोनों को टेल टू हेड मिला दिया। तो आप देख रहे हो ये जो ट्रायंगल है आपका, बेसिकली यदि मैं इसका नाम कुछ रख लेता हूँ ओ ए बी सी, तो जो ओ बी सी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो है आर। लेकिन यही सेम चीज ओ ए बी सी जो पैरेललोग्राम है उसका हो गया डायगोनल। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये जो फिगर आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपका हो गया एक पैरेललोग्राम जिसमें एक वेक्टर ए है फिर दूसरा वेक्टर बी है और ये उनका रिजल्टेंट है। ठीक है बच्चों। और अब हम देखते हैं वापस, अब इन दोनों के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बच्चों मान लो आपको दिया हुआ है कि एंगल कितना है, थीटा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जो बी है, यदि इसके टेल से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और ए की लाइन को आगे बढ़ा दिया तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा, वही थीटा तो यहाँ पे भी होगा क्योंकि ए का ही लाइन को तो एक्सटेंड किया हमने। तो ये आपको एक फिगर याद रहेगा कि ये हो गया बी के ऊपर परपेंडिकुलर कर करके। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है ए के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। तो यदि आप ध्यान दें तो ए के साथ जो रिजल्टेंट है उसका एंगल आप देखें तो वो एंगल जो है वो ये वाला है बच्चों। तो ये वाला एंगल आप क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल इज नथिंग बट फाई। इसका हम एक नाम रखते हैं, दिस इज एंगल फाई। तो अब इस तरह का जो है आपका पूरा का पूरा फिगर बन जाएगा। अब देखो आप इसमें मैंने क्या किया है कि इस फिगर में वेक्टर हटा दिया है क्योंकि अब मैं सारा काम करने वाला हूँ किससे, मैग्नीट्यूड से, क्योंकि बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम होगा। फिर से आपको अपना देख ही लीजिए, ये हो गया ओ ए बी सी, सॉरी सी यहाँ तक था तो इसको मैं रख लेता हूँ डी। तो आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, आप देखो बच्चों ये जो बी है, ये बी का मैंने क्या किया, इसका यदि ट्रायंगल देखो तो इसका ट्रायंगल बच्चों कौन सा है, सी बी डी। तो इन ट्रायंगल सी बी डी आप क्या देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल सी बी डी आप देख पा रहे हो कि जो बी डी है उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, बी डी अपान सी बी, बी डी अपान सी बी इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि बच्चों बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इन द सिमिलर फैशन यदि मैं लिखूँ सी डी अपान बच्चों क्या सी बी, तो वो वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। यानी कि बच्चों सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा। सो फॉर ट्रायंगल ओ बी डी, ये जो ट्रायंगल है ओ बी डी, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है? इट्स बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। आप दिख रहे हैं ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का है इसका बेस। सो दिस इज योर a प्लस बी कॉस थीटा। और बच्चों इसका हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर क्या है इसका बच्चों? b साइन थीटा। सो इसका परपेंडिकुलर यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर या हाइट इसको हम लिख सकते हैं b साइन थीटा। सो बच्चों इसका हाइपोटेनियस जो कि r है, यदि वो आपको निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे? r इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिख लोगे? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बच्चों b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा आप इसको खोल लो तो आप इसको क्या लिखोगे? r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों क्या लोगे? बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लो यहाँ से तो ये बी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कब? ये मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का। कब? व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी वाज थीटा। इस थीटा लिख लेता हूं क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तब ये होता है। दूसरी चीज, यदि आप पुरानी चीजों पे जाएं तो आपको मन कर रहा होगा कि हम लोग ये निकालने फाई क्या होगा। तो आप इस ट्रायंगल में देखो बच्चों OBD। तो ट्रायंगल OBD यदि आप देखोगे इस ट्रायंगल को OBD, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि tan फाई इक्वल टू b साइन थीटा अपान दिस a प्लस बी कॉस थीटा। तो आप यहाँ से tan फाई भी निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ से? b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला जाएगा कि a के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट की क्या बात पता चल गई आपको बच्चों? वैल्यू और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। दिस फाई इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ पहला वेक्टर a। इस क्वेश्चन में a, यदि a नीचे होगा तो a, b नीचे होगा तो b के साथ। ठीक है बच्चों? सो ये आपको बातें याद रखनी है। अब यदि मुझे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r यदि हम लिखना चाहें तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r आप क्या कहोगे? फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ r, यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप देख लोगे वो कितनी होती है बच्चों? वो आपको पता है 1 होती है। कब होती है बच्चों? 0 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे आपके पास r की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी। एंड फॉर r टू बी मिनिमम, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ को मॉड में आपको पता आया था मैंने पहले कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पे यदि मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ a माइनस बी। सो यहाँ से हमें इस बात का पता चला कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए प्लस बी, जिसको मॉड ऑफ ए प्लस बी बोल सकते हो, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो एनी वेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन ए माइनस बी टू मॉड ऑफ
ये मॉड लिखा है बच्चों, मॉड ऑफ ए माइनस बी टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मॉड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये तो बच्चों पॉजिटिव होने वाला है, तो इसलिए हम इसमें मॉड की जरूरत हमें इसमें नहीं होगी। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए प्लस बी, एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? बच्चों मिनिमम वैल्यू हो जाती है उसकी कितनी? इट्स मिनिमम वैल्यू इज ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। सो ये हो गया आर की मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा आर की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको आप लोग लिखोगे रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो वास्तव में हो जाता है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आर मिनिमम। तो ये मैंने वापस ये पैरेललोग्राम जब बता रहा था तो ये दोनों स्पेशल केस। अब अगला एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं ऐसे ही, थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री हो, तो याद रखने के लिए वैसे तुम लोग हर बार डाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन याद रहेगा तो जल्दी से तुम इसको कर लोगे एग्जाम के टाइम में। तो ये 2ab इंटू 1/2, सो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बात का याद रखना है कि आर जो है वो लाइज बिटवीन मॉड ऑफ ए माइनस बी टू ए प्लस बी। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा सत्य होती है। मॉड ऑफ ए माइनस बी टू ए प्लस बी, इसी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आउट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट व्हिच कैन, बोल रहा है कि इसमें से दो वेक्टर दिए हैं तुमसे और किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ए का R1 है रिजल्टेंट। तो R1 कहाँ से कहाँ तक के बीच होगा? 7 to -2 के बीच, यानी 9 के बीच में होगा, क्योंकि 7 - 2 इज 5। मॉड ले लोगे तो 2 - 7 भी 5 हो जाएगा। 2 + 7 9, तो ये दोनों के बीच में रहेगा। सिमिलरली बी का यदि मान लेते हैं R2, तो R2 लाइज बिटवीन 8 to 16। सी को देखो, R3 लाइज बिटवीन, ये बच्चों कितना हो जाएगा 5 to 11। टी ले लो R4, सो R4 लाइज बिटवीन 2 to 8। तो इसमें से कौन ऐसा है जिसमें 7 नहीं आ रहा है? तो देख रहे हो ये बी वाले में 7 नहीं आ रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट 7 नहीं होगा सिर्फ, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो दिस इज बी ओनली, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। कुल रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। अब ये 3 वेक्टर दिए हैं, अब बोला है कि इनको जोड़ो और पता करो कि किसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो जब 3 या 4 या 5 या 6 या nth वेक्टर दिए होंगे, तो कभी भी यदि nth वेक्टर्स दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें इनका रिजल्टेंट 0 होगा कि नहीं होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ nth वेक्टर, और उनके कुछ मैग्नीट्यूड दिए हैं, तो तुम्हें करना क्या है ना कि सबसे बड़ा वाला जो वेक्टर है वो इसमें से ले लेना है मैग्नीट्यूड वाइज। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड ले लेना। मान लो nth वेक्टर लिए हैं, तो सबसे पहले सेलेक्ट लार्जेस्ट वेक्टर इसमें से। तो लार्जेस्ट मान लेता हूं कि लार्जेस्ट nth वेक्टर एज पर मैग्नीट्यूड। और ये जो लार्जेस्ट वाला है ना, उसके मैग्नीट्यूड को देखो कि इफ इट इज लेस देन सिग्मा n-1 rest of the magnitudes, n-1 rest vectors magnitude summation
आर इक्वल टू, इफ इट इज लेस देन आर इक्वल टू होगा तो भी हो जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं, क्या है ये। सो यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3 वेक्टर हैं, तो जो सबसे लार्जेस्ट वाला है वो ले लो, तो तीनों बराबर है तो कोई एक को ले लो, 10 ले लिया, और 10 जो है वो बाकी दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। तो 10 प्लस 10 20 से ये छोटा है, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसको देखते हैं दूसरे वाले को, यहाँ पे 10 प्लस 20 दो छोटे वाले ले लिए और बड़ा वाला 20 ले लिया, तो ये लेस देन 20 है, तो यानी कि इसका भी हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 20 के बराबर है, तो इक्वल टू होगा तो भी हो जाएगा, इफ इट इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा n माइनस 1 रेस्ट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, सिग्मा मतलब की समेशन। सो ये भी हो गया। अब ये 10 और 20 हो गया 30, एंड 30 इज लेस देन 40, 40 लार्जेस्ट है। सो लार्जेस्ट ये छोटा हो गया तो ये नहीं होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मान लो कि दो छोटे वेक्टर हैं, मान लो एक 2 यूनिट का है, एक 3 यूनिट का है, और ये मिलके 4 5 बना रहे हैं। सो तीसरा वेक्टर या तो 5 हो, तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तब ये फिर से जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाएगा। इसको हमेशा डिस्प्लेसमेंट से देखो कि 2 और 3 को मैंने जोड़ा, तो 2 और 3 जोड़ा, तो 2 3 5 का रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब हम ऐसा करें कि 2 और 3 के बराबर वाला मैग्नीट्यूड ले ले। तो यदि 2 और 3 का मैग्नीट्यूड 2 और 3 जोड़ के 5 हुआ, तो उसका पहले 2 इधर चला, फिर उसी डायरेक्शन में 3 चला, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो 5, तो ये तीनों का जो समेशन है वो 0 हो जाएगा। बेसिकली जहां से चला था वहीं पहुंचना है। या एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि 2 यूनिट ऐसे चला, 3 यूनिट ऐसे चला, और एक तीसरा यूनिट जो भी है वो ऐसे चला, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये जो तीसरा है, मान लो इसको x मान लिया, तो दिस x मस्ट बी लेस देन 2 प्लस 3, क्योंकि एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की थर्ड साइड हमेशा बाकी दोनों साइड के बराबर, दोनों साइड के सम से छोटी होती है। सो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यही कॉन्सेप्ट 4 हो जाएगा तो भी चलेगा। सबसे बड़े वाले को देख लेना है, और सबसे बड़े वाले का जो वैल्यू है वो बाकी जो बच रहे हैं उनके समेशन से या तो छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। सो मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखो, छोटे वाले दोनों हैं 6 और ये 8 से क्या हो गए, छोटे हो गए। लेकिन होना क्या चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिशन टू 0। तो जो हो जाएगा वो बताना है, जो नहीं होगा उसको छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं। अब 4 और 8 12 हो गया, 16 से ये छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों छोटे 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया बच्चों। और ये 0.5 और 1 लेके 1.5 हो गया, और ये 2 से अगेन क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो जो होना है वही होना है, तो यानी कि सी हो गया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये सी वर्मा का एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 या ऑब्जेक्टिव 1 का है। ठीक है। Which of the following sets given below may represent the magnitude of 4 vector addition? अब सबसे छोटे वाले ले लो, तो सबसे छोटे वाले गिना, 2 4 6 6 6 12, 12 जो है वो 15 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। हमें रिप्रेजेंट करना है 0, तो 7 8 10 25 हो गया, 25 25 के बराबर है, तो ये बच्चों हो जाएगा बी। यहाँ पे 10 10 20 40 हो गया, 40 अगेन 40 के बराबर हो गया, तो ये भी हो जाएगा। अब 10 20 30 50 हो गया, और 50 60 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन।